बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर खादम। नाजरीन, आप देख रहे हैं जज्बा की लाइव ट्रांसमिशन, जो कि हम हमेशा की तरह हर हफ्ता आपके सामने एमिग्रेशन के मुतल्लिका बेहतरीन आगाही के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इसमें हमें बेशुमार का टेलीफोन कॉल्स भी आई, मैसेज भी आए कि आप इतना गैर हाज़िरी क्यों हुई। उसमें रीज़न ये थी कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शफ़क़त कठाना साहब की तबीयत नासाज थी। उसके बाद फिर रमज़ान मुबारक था, तो उसकी वजह से शेड्यूल टाइट होने की वजह से हमें ये आपसे पेशगी माज़रत चाहते हैं कि जिसके लिए हम कंटिन्यू आपके साथ हाज़िर ना हो सके। हस्ब साबिक आज भी मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यूरोप भर की जानी पहचानी शख्सियत, इमिग्रेशंस लॉ पर गहरी नज़र रखते हैं और यूरोप का एक बहुत बड़ा नाम, मेरी मुराद शफ़क़त कठाना साहब। शफ़क़त कठाना साहब, जज्बा की लाइव ट्रांसमिशन में आपको वेलकम कहते हैं। जी, एक तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जो सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जज्बा प्रोग्राम में दोबारा फिर दावत दी। और एक अभी ईद को हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल में बंदा फिर भी ईद मुबारक कह सकता है। तो सबको सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। नाज़रीन, आज का ये जो आपने इश्तहार भी देखा, इसकी भरपूर जज्बा पर और मुख्तलिफ और भी जितने फेसबुक पेजेस थे उस पर इसकी तशरीह की गई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पॉलिटिकल असाइलम, जो कि एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पर एक प्रोग्राम करना ये बिल्कुल नाकाफ़ी होगा। हमारी हत्तल वसा कोशिश होगी कि इसमें हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शफ़क़त कठाना साहब से भरपूर तरीके से डिस्कस करें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसमें हर वो पाकिस्तानी जो यूरोप में पहले दिन से आया, उसकी ये ऐसी ज़रूरत है कि उसको सही तरीके से आगाही ना होने की वजह से वो अपने दुरुस्त राइट से महरूम हो जाता है। तो इसकी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी हतल वसा कोशिश होगी कि हम इसमें आपको दुरुस्त आगाही दें। जैसे शफ़क़त साहब हमेशा ये कहते हैं, हमारी भी ये कोशिश होती है और जज्बा की मैनेजमेंट कमेटी की भी हतल वसा कोशिश होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म से मिलने वाली कोई भी राय, कोई भी तजवीज़, कोई भी कानूनी नुक्ता नज़र के मुताबिक वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उसको किसी भी प्लेटफॉर्म से रद्द ना किया जा सके। तो शफ़क़त कठाना साहब हमेशा कानून के पे गहरी नज़र रखते हुए इनकी हतल वसा कोशिश होती है कि अपने नाज़रीन को दुरुस्त इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। शफ़क़त कठाना साहब, आज का मौजू लेकर सामने जो आप हाज़िर हुए नाज़रीन के, तो इसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार भी था। हमें काफ़ी इस पे मैसेज भी आए कि ये पॉलिटिकल असाइलम है क्या? मैं चूँकि ग्रीस में हूँ, आप स्वीडन में हैं, सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है इस हवाला से कि सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें यहाँ यूनान में, इटली में और स्पेन में इसका सामना करना पड़ता है। और मुझे आसान लफ्ज़ों में मेरे नाज़रीन को ये बता दें कि ये पॉलिटिकल असाइलम है, इसको यूनान में हम अक्सर अपनी ज़ुबान में इसको स्टे कहते हैं, मैंने स्टे ली हुई है। इस पे ज़रा रोशनी डालें कि असल में ये है क्या? जी सर, शुक्रिया। एक ये बहुत ही, जैसे आपने कहा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग ईयू कंट्रीज में आते हैं पाकिस्तान से या एशिया कंट्री से, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जिनके पास वर्क परमिट का ऑप्शन नहीं होता, बिजनेस वीजे का, स्टडी का, फैमिली का नहीं होता, या पहले कोई वीज़ा और लेकर आए हैं और फिर वो वीज़े ख़त्म हो जाते हैं, ऑप्शन नहीं मिलते, तो वो असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। या फिर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको उनके लिए असाइलम अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हज़ारों लोग हर हर साल हर यूरोपियन कंट्री में बल्कि लाखों लोग असाइलम अप्लाई करते हैं, जिसमें से कई हज़ार लोग पाकिस्तानी होते हैं। असल में असाइलम का मतलब होता है कि आप एक मुल्क में पनाह मांग रहे हैं। पनाह का मतलब है कि आप उस मुल्क में एक स्टे मांग रहे हैं, आप पनाह मांग रहे हैं। आपको अपने मुल्क में, जिस मुल्क से आप आए हैं, अगर आप इटली, स्पेन, ग्रीस में आए हैं, तो आप आए हैं पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से, तो जिस मुल्क से आप आए हैं वहां आपको आपकी जान का, आपकी सेहत का खतरा है।
और आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है, आपके मुल्क की स्टेट जो है, आप वो उसके जो इदारे हैं, जो पुलिस है, जो कोर्ट्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, आपकी हिफाजत नहीं कर सकती, क्योंकि आपका मुल्क आपको हिफाजत नहीं कर सकता और आपको आपकी जान का खतरा है। इसलिए आप असाइलम अप्लाई कर रहे हैं एक यूरोपियन कंट्री में। ये असल में, ये असाइलम को, इसको आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं। तो जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं, अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में एंटर कर चुके हैं, या तो होता है कि आप पाकिस्तान में बैठे, इस चीज को शायद पहले ले लें कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे, वहां पे बैठे आप किसी मुल्क का असाइलम अप्लाई करना का चाहते हैं, तो ये भी मुमकिन है, लेकिन उन सिचुएशन में मुमकिन है जिनमें केसेस बहुत ही रियल केस हो। और एक एक ना वो होते हैं असल में जो फेमस लोग होते हैं। आप मिसाल ले लें, एक जर्नलिस्ट, या एक एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, या एक किसी मजहबी जमात का बहुत बड़ा लीडर जो बहुत ही फेमस हो और उनको उनकी जान का खतरा हो, और एक चीज बहुत ही ऑब्वियस है, ये सब कुछ देख रहे हैं, सिस्टम को पता चल रहा है कि इसको इसकी जान का खतरा है। एक जर्नलिस्ट ने कोई चीज कही, कोई बात कही, कोई इसने बात, छुपी हुई बात कही, या इस तरह की कुछ चीज सामने आ गई, इसमें ऑब्वियस आ गई कि इस बंदे को, ये जहां भी जाएगा इसकी जान को खतरा है। या आप किसी मजहबी जमात के लीडर हैं, आप या किसी माइनॉरिटी की जमात के लीडर हैं, और आपने कोई ऐसी बात कह दी कि एक चीज ऑब्वियस है कि आपको आपकी जान खतरा है, तो यूएन के जो ऑफिस हैं बंदा उनसे रब्ता करता है, जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है बंदा उनसे रब्ता करता है, तो वो फिर आपका केस बड़ी जल्दी से क्लियर करके आपको किसी यूरोपियन कंट्री में आपको पनाह दे देते हैं। ये बहुत ही कैसे, बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत कम, यानी कि बहुत ही कम, साल में 1 2 4 5 10 मैक्सिमम हमारे मुल्क से होते होंगे मैक्सिमम। लेकिन बाकी ये सूरत थोड़ी मुख्तलिफ है। ये तो आप जी एक केस की बात कर रहे हैं, हमें जो चूंकि हम उस तरह एजुकेट नहीं होते, हम समझते हैं कि स्टे हमारा हक है, हम किसी भी यूरोपियन कंट्री को टच करेंगे तो जाते ही हमें वहां से स्टे मिल जाएगी और फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। और सबसे जो खतरनाक बात वो ये है कि हमारे जितने भी केसेस होते हैं जहां पर हम लिखते हैं जो स्टे लेते हैं, पहली बात है, मैं तो ग्रीस की बात करूंगा कि हम बाकायदा तौर पर किसी वकील का भी सहारा नहीं लेते। जी हम 2-3 फार्मे लेते हैं और उसको पुर करते हैं, जी मैं कश्मीरी हूँ, यहाँ कहते हैं जी मैं अफगानिस्तान से हूँ, अपने नाम भी गलत लिखवा देते हैं और उसको स्टे अप्लाई करते हैं। और ये कितना बड़ा फैक्ट है कि कोई भी पाकिस्तानी, चंद एक पाकिस्तानियों के अलावा जिनके रियल केसेस भी हैं, वो भी स्टे लेने से महरूम हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि ये बेसिकली तो ये तरीकाकार बनता है कि जो कम्युनिटीज़ के मोतबर हजरात हैं वो आए, तो जितने भी नए लोग हैं उनको वो एजुकेट करें, उनको लॉयर की सहूलत दें और जाकर वो अच्छे तरीके से अपना केस। तो ये जो तरीकाकार हम अपनाते हैं पाकिस्तानी, इनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो जब आए, पहले दिन यूरोप में आए और दूसरे दिन जब स्टे के लिए अप्लाई करें तो उनको लॉयर का सहारा लेना चाहिए, उनको कौन सा ऐसा तरीका है कि वो अप्लाई करें? ये आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ जिसका कोई इतना बड़ा केस भी नहीं है पाकिस्तान में। जी देखिए, सबसे पहली बात जो हमने कही कि असाइलम उस चीज को कहते हैं जब जब आपको आपकी जान का खतरा है। तो सबसे पहले आपने, जब असाइलम का केस करते हैं, आपने 3 4 चीजों को ना, यानी कि सबूत देना होता है कि वो 3 4 चीजें जो होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं कौन, ठीक, मेरा एक नाम है, वो सबूत देना पड़ेगा कि मेरा ये नाम है, मैं इस एक इलाके से आया हूँ, एक मुल्क से आया हूँ। उसके लिए मेरे पास शायद मेरे को आईडी कार्ड होगा मेरे मुल्क से, मेरे पास एक पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट की कॉपी होगी, या दूसरे डॉक्यूमेंट होंगे जिससे मैं ये शो कर दूंगा कि मैं हूं। सबसे पहले आपने अपने आप को सबूत देना है कि मैं हूं, कि मैं इस मुल्क का शहरी हूं। अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूं तो ये पहला सबूत, मेरा फिर नाम है, मेरी पहचान है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाएगी कि आपने आपके जो दुश्मन है उनको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा दुश्मन एक मजहबी जमात है, मेरा दुश्मन एक सियासी जमात है, मेरा दुश्मन जो है वो एक गवर्नमेंट का इदारा है, या गवर्नमेंट के इदारे के कुछ बंदे हैं, वो पुलिस वाले हैं, वो फौज वाले हैं, वो हमारे नेबर हैं, या वो मेरे बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं, फैमिली वाले हैं, या वो कौन है। तो दूसरी चीज आ जाएगी कि आपने अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है, उनका नाम क्या है आपके दुश्मन का।
अगर वो एक जमात है तो जमात का नाम क्या है, उस जमात के लीडर का नाम क्या है, वो जमात की, वो पॉलिटिकल जमात है, मजहबी जमात है, अगर वो गवर्नमेंट का इदारा है तो कब बना, कैसे बना, उसके लीडर्स कौन है, उनका मंशूर क्या है, वो क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं। ये पहली चीज आ गई, आपने टोटली उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि आपके दुश्मन एक मजहबी जमात है, आप एक और यानी कि मजहब से तल्लुक रखते हैं और आपकी दुश्मनी हो गई एक और मजहबी जमात से, तो जिस जमात से आप तल्लुक रखते हैं आपने उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हमारी जमात है, ये मेरा मंशूर है, इसमें मैं बिलीव करता हूँ। वो फिर उसकी पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू में सारे सवाल करेंगे। फिर जो आपकी दुश्मन जमात होगी उसके बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दुश्मन का नाम क्या है, दुश्मन की जमात के फाउंडर का नाम क्या है, लीडर्स कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं। उसके बाद तीसरी जमा चीज आ गई जिसने आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी दुश्मनी की वजह क्या है। सर अभी ऐसे तो होता नहीं ना कि मैं आपको, अगर आप मुझको आपसे खतरा है कि आप मुझे जान से मारना चाहते हैं तो इसकी एक वजूहात होगी, एक वजह होगी ना। आप ऐसे नहीं कि मैं बस सड़क पे जा रहा हूं, आपने मुझे देखा तो कहा कि इसको जान से मार दो। एक दुश्मनी की एक वजह है, या मैंने कुछ किया है या आपने कुछ किया है। वो वजह एक दिन, एक मोमेंट पे, कभी कई साल पहले या कई महीने पहले स्टार्ट हुई होगी। अगर आपकी वजह जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट हुई है, आपकी मस्जिद से स्टार्ट हुई है, आपके मोहल्ले से स्टार्ट हुई है, आपके पुलिस स्टेशन से स्टार्ट हुई है, आपके काम पे स्टार्ट हुई है, तो वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आज से 5 साल पहले 2016 में जनवरी या फरवरी या इस पीरियड में जहां पे इस इलाके में ये वाकया पेश आया, जिससे वाकया के पेश आने की वजह से मेरी दूसरी जमात जो है उनसे दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको जो चीज मैंने की वो पसंद नहीं आई। अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है असाइलम का, आजकल जो स्टोरीज का ट्रेंड चल रहा है, वो लोग अक्सर, उनकी ये प्रॉब्लम होती है, या तो वो सुन्नी तबका से होते हैं या तशीद तबका से होते हैं और कहते हैं कि हमारी दूसरे तबका से टेंशन यानी कि दुश्मनी स्टार्ट हो गई। कह दिया कि मैं अहले सुन्नत से तल्लुक रखता हूँ, या मैं अहले तशय्युद से तल्लुक रखता हूँ, या किसी और जमात से तल्लुक रखता हूँ। या आप ईसाई हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं ईसाई हूँ, या आप कहते हैं कि मैं वो अहमदिया जमात से तल्लुक रखता हूँ और दूसरी जमात से मेरा यानी कि वो क्या कहते हैं दुश्मनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि हम मजहब की वजह से हमारे जो इख्तिलाफात जो है वो स्टार्ट हो गए। या फिर वो कहते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल जमात का वर्कर रह चुका हूँ, मैं पहले पीपल पार्टी का था, अब मैं नून लीग का हो गया हूँ, तो इस वजह से जो पहली जमात है वो मेरे खिलाफ हो गया, क्योंकि मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन आ गई है जिस जमात से पहले ताल्लुक रखता था। तो इस ये वजह बन गई आपकी दुश्मनी की कि वो मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है कि दूसरी जमात समझते हैं कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को लीक करूंगा, किसी और को बताऊंगा, तो उनके काफी राज जो है वो खुल जाएंगे, तो वो इसलिए मुझे जान से मारना चाहते हैं। तो आपने वो वजह डिस्क्राइब कर ली। वजह डिस्क्राइब करने के बाद जब वजह स्टार्ट होती है उसके बाद कुछ हैपनिंग्स होती हैं। अब ये नहीं होता कि बस पहली वजह वजह समझ आ गई कि ये वजह है, उस वजह से मैं मुल्क से भाग के आ गया। नहीं, आपको पहले धमकी आती है, फिर दूसरी धमकी आती है, फिर चौथी पांचवी धमकी आती है, फिर वो आपको मारते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, आपको टार्चर करते हैं, आप शायद अस्पताल भी जाते हैं। ये सारे मामलात होते हैं। फिर उसके बाद शायद आप पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखना है कि ठीक है, आपको जो आप स्टोरी बता रहे हैं कि आपको खतरा है किसी से, किसी एक पॉलिटिकल जमात से खतरा है, किसी एक सियासी जमात से खतरा है, किसी एक गवर्नमेंट के इदारे से खतरा है, किसी एक प्राइवेट बंदे से खतरा है, आपके रिश्तेदार से खतरा है, आपके बिजनेस पार्टनर से खतरा है। तो पहली चीज तो ठीक है, उसने आपको धमकियां भी दी और मारने की कोशिश भी की। दूसरी चीज आ जाती है कि उसके बाद जब आपको कोई धमकी देता है तो आप क्या करते हैं। पहली चीज होती है कि आप अपने मुल्क के जो इदारे हैं उनसे मदद मांगते हैं। इन सिचुएशन में आप जाते हैं पुलिस स्टेशन पे, तो आप अपने मुल्क के जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाएंगे आपके इलाके में, और पुलिस स्टेशन में जाके कहेंगे कि आप कंप्लेन लिखाएंगे कि मुझे इस बंदे से ये खतरा है, इसने मुझे धमकी दी है, इसने मुझे मारा, तो ये वजूहात है। और जब आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो फिर आपको उसकी कापी मिल जाएगी, आपकी एफआईआर की कापी होगी, वो आपके केस में एक सबूत होगा या होना चाहिए। तो ये वो सवाल करते हैं कि आपने पुलिस जो है रिपोर्ट अगर की तो कब की, उसकी कापी क्या है, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की।
अगर आपको पहले पुलिस स्टेशन ने कहा कि ठीक है, हम आपकी जो एप्लीकेशन है FIR रजिस्टर नहीं करते, आप कहेंगे कि आपका जो दुश्मन है वो आपसे बहुत बड़ा ताकतवर है, और जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो उससे डरते हैं। दुश्मन ताकतवर है, पावरफुल है, उसके सोर्सेज हैं, उसका नेटवर्क है, उसकी जो जान पहचान है ऊपर मिनिस्टर तक है और SHO और पूरे दारू तक है, तो पुलिस वाले कांपते हैं उनसे। तो वो कहेंगे कि एक पुलिस स्टेशन नहीं, दूसरे में आपने क्यों नहीं शायद दूसरे पुलिस स्टेशन में आप क्यों नहीं गए, आपने अपने मुल्क की जो दूसरे इदारे हैं उनसे क्यों नहीं रब्ता किया, आप कोर्ट क्यों नहीं गए। तो ये सवाल आते हैं, फिर आपको फिर उसका जवाब देना पड़ता है, उनको मुतमईन करना पड़ता है जो आपके केस ऑफिसर होंगे असाइलम के केस के, कि वाकई ये वजूहात बनी। इस वजह से मैं पहले पुलिस स्टेशन में गया, उन्होंने नहीं कहा, नहीं एप्लीकेशन ली, फिर मैं दूसरे में गया, उन्होंने नहीं की, और इसलिए मजबूर है मुझे समझ, मैं किसी और स्टेशन पे नहीं पुलिस जा सका क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि इन्होंने मेरी हेल्प नहीं करनी। अब ये चीज आ गई, उसके बाद फिर आप जो है मुल्क छोड़ते हैं। आपकी दुश्मनी अगर 5 साल पहले थी, 4 साल पहले थी, तो फिर आपने मुल्क छोड़ा, या तो आपने उसी वक्त मुल्क छोड़ा या उसके कुछ अरसे के बाद मुल्क छोड़ा। अब ये चीज भी आ जाती है दूसरी कि अगर आपको आप रहते हैं पंजाब में, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में आप रहते हैं लाहौर में, अगर आप लाहौर में रहते हैं और लाहौर के किसी एक मोहल्ले में, किसी थोड़े थोड़े से बड़े मोहल्ले में या छोटे मोहल्ले में आपका किसी से पंगा बन जाता है, वो आपकी जान का खतरा बन जाते हैं, जान के लिए वो खतरा है, वो आपको धमकियां देते हैं। तो फिर सवाल बनता है कि अगर आपको लाहौर में खतरा है एक छोटी सी जमात से, 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 40 बंदे हैं, तो आप लाहौर से इस्लामाबाद क्यों नहीं शिफ्ट हो गए, या लाहौर से मुल्तान क्यों नहीं शिफ्ट हो गए, या लाहौर से पिशावर या कराची या क्वेटा, क्योंकि मुल्क आपका इतना बड़ा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, तो आपके दुश्मन वो कितना आपको ढूंढेंगे, कब तक आपको ढूंढेंगे। या तो आपने काम जो है इतना बड़ा किया है कि आपके दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि आपके जो दुश्मन है उसका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन अब हर बंदा इतना फारग नहीं होता, हर बंदे इतने वेले नहीं होते कि आपको पूरे मुल्क में ढूंढते फिर आपके पीछे बंदे खिलाएं। अगर आपका किसी छोटा मोटा झगड़ा हो गया है बिजनेस की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, आपके मजहब की वजह से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको पिशावर में जाकर ढूंढे, आपको कराची में जाकर ढूंढे, आपके पीछे बंदे भेजें। फिर मतलब है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। या तो आप मिसाल ले लें जर्नलिस्ट की, एक जर्नलिस्ट जो होता है वो वेल नोन फिगर होता है, या फिर आप होते हैं एक मजहबी जमात के लीडर, आप वेल नोन होते हैं, आप ऐसी किसी पॉलिटिकल जमात के लीडर होते हैं, बेशक बड़े लीडर नहीं, छोटे लेवल पे लीडर भी अगर हो जाएं तो आप वेल नोन होते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप सोशल मीडिया में आपके इंटरव्यूज आते हैं, आपके टीवी में आते हैं, आपके न्यूज़पेपर में आते हैं। इसका मतलब है आप जहां पे भी जाएंगे लोग आपको पहचान लेंगे। एक जर्नलिस्ट को लोग हर जगह पहचान सकते हैं, उसके लिए अपने मुल्क में छुपना बहुत मुश्किल है। एक बड़ी मजहबी जमात का लीडर वो छुप नहीं सकता, लोग वो जहां भी जाएंगे उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो या तो आप उस लेवल की फिगर है कि आप जहां भी जाएंगे आपको पहचान लेंगे लोग, तो इसलिए आप अपने मुल्क में ठहर नहीं सकते। या फिर ये होगा कि आपने काम इतना बड़ा कर दिया है और आपका जो दुश्मन है वो इतना पावरफुल है और इतने उसके सोर्सेज हैं, वो काम इतना बड़ा कर दिया कि वो आपको किसी भी हद तक आपके पीछे जाएगा, आपको ढूंढेगा, आपके पीछे बंदे भेजेगा, माफिया भेजेगा, गुंडे भेजेगा, जो भी करेगा, पुलिस का सहारा लेगा, जो भी करेगा। तो फिर ये चीजें मैंने को डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी कि ठीक है, मैं रहता तो था लाहौर में, तो बेशक मैं एक वेल नोन फिगर नहीं था, मैं अपने मोहल्ले में मैं मशहूर था, या मैं अपने स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में मशहूर था, अपनी मस्जिद में अपने इलाके में मशहूर था, या मुझे 1000 या 5000 लोग जानते हैं इस इलाके में। लेकिन मेरा दुश्मन इतना पावरफुल है, मैंने उनकी उनकी जो बेटी है उसको अगवा कर लिया, मैंने उसकी बेटी के साथ ताल्लुकात थे, या मेरे कोई और काम कर लिया जिसकी वजह से मुझे दुश्मन जो है वो छोड़ेगा नहीं। अब उसकी शायद अना का मसला आ गया, दुश्मन की अना का मसला आ गया, और इसलिए वो दुश्मन जो है आपको फॉलो करते करते हर जगह जाएगा, उसके सोर्सेज हैं। इसलिए अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद गए या लाहौर से पिशावर गए या दूसरे सूबों में गए, तो आपका दुश्मन आपको ढूंढता रहा। कैसे ढूंढता रहा ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना,
कि आप अगर आप क्वेटा में चले गए और वहां छुप गए, तो अगर आपको दुश्मन ने ढूंढा तो कैसे ढूंढा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि बंदा जब इंटरव्यू में जाए और पहले इंटरव्यू में जाए तो आपकी जो तैयारी है, मैंने तकरीबन अपने 12 सालों में 250 से 300 से ज़रा असाइलमेंट के केसेस लड़े हैं, तकरीबन 300 तक केसेस जो है वो देखे हैं। और अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जब वो पहला इंटरव्यू कर चुके होते हैं, यानी कि जब पहला इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन पुट करके कर चुके होते हैं। एप्लीकेशन पुट करने के बाद जब आप पहली बार जाते हैं तो आप थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं, थोड़ी सी आप स्टोरी बता देते हैं तो फिर आपने उनको बेसिक बता दिया ये मेरी स्टोरी है। उसमें लोग अक्सर गलतियां करके आ जाते हैं, और जब उनकी गलतियां हो जाती हैं, उनको किसी ने गाइड नहीं किया होता, वो थोड़ा सा बताते हैं कि मेरे ये थोड़ा सा पंगा था, उसने मुझे मारा इसलिए मैं भाग के यहाँ आ गया। लेकिन जो डीप में चीजें उन्होंने सोची नहीं होती, अक्सर प्लानिंग नहीं की होती, तो फिर बाद में उसको कवर करना मुश्किल होता है। मैं लोगों को यही कहता हूं कि जब आप इंटरव्यू पे जाएं तो आप जाने से पहले लिख लें एक पेपर पे। अगर आप दो बंदे हैं जिनकी एक स्टोरी है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप साथ बैठ के लिख लें। आप लिख लें कि आप आइडेंटिफाई चीजें जो करनी है, जो मैंने 3-4 चीजें कहा आइडेंटिफाई करनी है, वो चीजों को एक बार लिखें, फिर फाड़ दें, फिर लिखें, फिर उसको फेंक के फिर लिखें, 4-5 बार लिखें, उसको दोबारा सुने समझें, और उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उनके बारे में सोचें। क्योंकि आपको जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो किसी भी चीज पे सवाल कर सकते हैं, और आपको जवाब देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप जवाब नहीं दे सकते ठीक तरीके से, उनको मुतमईन नहीं कर सकते, तो आपका केस जो है वो कमजोर होता होगा। तो बंदा शौकत जाने साहब, से मैं पहले यहाँ एक अच्छी एक तैयारी आपसे करें। गुजारिश करूँ, एक तो मैं अपने नाजरीन को कहूँगा कि आज का ये जो टॉपिक है इसमें आप कोशिश करें कि जिसको जो भी मसला स्टे के मतलब है, पॉलिटिकल साइलम के मतलब है, वो या तो अप्लाई करना चाहता है, यूरोप के किसी मुल्क में है, तो वो किस तरीका से अप्लाई करे। शौक साहब ने बड़ी डिटेल आपको बता दिया कि ये ज़ाती हैसियत का किस नौइयत का केस हो तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। जिस तरह के पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ऑन ही नहीं करती, वो कहते हैं हमारे मुल्क में कोई ऐसा इशू ही नहीं है। तो इसलिए आपके जो ज़ाती मसाइल होते हैं, तो उसमें आप जब स्टे पे जाते हैं, लेने जाते हैं, तो उसमें आप को क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। आपको ये फ्री एंड फेयर मालूमात फ्राहम कर रही है जज्बा की टीम। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी स्क्रीन पे इनबॉक्स में आप अपने सवालात हमें भेजें, ताकि शफकत साहब इस पे आपको डिटेल के साथ गाइड कर सके। मैं गुजारिश करूं शौक साहब, आप जो बात अभी कर रहे थे कि वो जब आपके पास आते हैं तो वो पहला इंटरव्यू दे के आ जाते हैं, तो उसमें फिर उनको वकील लेने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल जब किसी ने स्टे अप्लाई करनी है, तो उससे पहले उसको, आपका कहना है कि उससे पहले आप कानूनी जो चारा जो है उसको पहले करना चाहिए। इस पे थोड़ा सा तरीकाकार बता दें कि नया जो बंदा आया है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। जी सर, जो बंदा नया आता है, आप डिपेंड करता है किस कंट्री में आते हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री में आए, यूरोप की कंट्री में है, तो असाइलम अप्लाई करने से पहले बंदा किसी इमिग्रेशन लॉयर से अपने मुल्क में जहां पहुंचे हैं, एक अच्छे वेल एक्सपीरियंस इमिग्रेशन लॉयर से आप कंसल्ट करें, उनसे मीटिंग बुक करें, और उसको उस मीटिंग की फीस पे करें, ताकि वो दिल से आपकी बात सुने, आपको समझाए और आपको गाइड करे पूरे प्रोसेस में। नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें आपने की आपके केस में, आपके केस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बंदा आपका वकील जो है, जो जिसको आप मिलेंगे, वो आप डॉक्यूमेंट्स को देखे, उसी हिसाब से वो आपको गाइड करे। तो ये सबसे पहली चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि अगर आप आए हैं किसी यूरोपियन कंट्री में, तो यूरोपियन कंट्रीज के आपस में एक कानून कवानीन है जो असाइलम के केसेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज होती है कि जब आप असाइलम ले सॉरी जब आप यूरोप में आते हैं, या तो आप डंकी लगा के आते हैं, इसको क्या कहेंगे उर्दू में, कि आप यानी कि इलीगल वे से आ रहे हैं। लीगल वे पे आते हैं, ठीक है। आप इलीगल वे से आप यूरोप पे आते हैं, तो उसमें फिर आपके पास, यानी रास्ते से जब आप किसी मुल्क से थ्रू आते हैं, तो किसी मुल्क के पास आपका रिकॉर्ड नहीं होता। एक सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि बंदा या स्टडी वीजा लेके आता है, या फैमिली वीजे पे आता है, या वर्क परमिट पे आता है, या बंदे कई बार वो होता है आपका विजिट वीजा, सैर का वीजा, विजिट वीजा आप लेकर आते हैं। तो जब आप वीजे लेकर आते हैं किसी मुल्क के,
तो फिर आप उस मुल्क की एम्बेसी के, उस मुल्क के जो सिस्टम में आप आ जाते हैं, क्योंकि आजकल वो आपके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। बेशक आप वीजा भी लेकर आते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, आपके पासपोर्ट की कॉपी आ जाती है, आपके नाम आ जाते हैं। तो फिर ये होता, या आप इलीगल तरीके से भी आते हैं ना, तो फिर कई बार ऐसा होता है कि आप को कहीं पुलिस रोक ले, आपको कहीं एयरपोर्ट में रोक ले, और आपको शायद फिंगरप्रिंट देने पड़ जाए। तो जब आपके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं तो फिर कवानीन ये हैं कि जिस मुल्क में या तो आप वीजा लेकर आए हैं, अगर आप वीजा लेकर आए हैं फ्रांस का, आप फ्रांस का विजिट वीजा लेकर आए हैं, आप फ्रांस का स्टडी वीजा लेकर आए हैं, या कोई और वीजा लेकर आए हैं, फिर फ्रांस की बजाय आप सीधा इटली चले जाते हैं, स्वीडन चले जाते हैं, या आप पहले फ्रांस आते हैं उसके बाद किसी और मुल्क चले जाते हैं, और दूसरे मुल्क में, यानी कि वीजा फ्रांस का आपने लिया हुआ है, लेकिन फिर आप चले जाते हैं इटली में, या आप चले जाते हैं स्वीडन में। तो आप अगर स्वीडन की मिसाल है, अगर यहाँ आते हैं तो फिर ये है कि यूरोपियन के जो यूनियन के जो सेम कवानीन है, वो डबलिन के मुताबिक, डबलिन जो उनकी क्या कहते हैं कन्वेंशन के मुताबिक, फिर आप ये है कि वीजा असाइलम जो है वो जो पहली कंट्री है जिसका आप विजिट वीजा लेकर आए हैं, आपको उस मुल्क में अप्लाई करना होता है। अगर आप स्वीडन में अप्लाई करेंगे, या आप जर्मनी में अप्लाई करेंगे, या इटली में करेंगे, तो वो आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो पहली मीटिंग में वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। जब आप उनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो फिर उनको पता चलेगा बहुत जल्द कि ये बंदा इस मुल्क से पहले होकर आया है, या ये बंदा इस मुल्क का वीजा लेकर आया है। तो फिर वो जिस मुल्क का आप वीजा लेकर आए हैं, उस मुल्क को आपके डॉक्यूमेंट भेजेंगे, ये बंदा आपका है, ये हमारा नहीं, हमने नहीं लेना। तो आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं करेंगे। वो मुल्क मजबूर है कि वो कहेगा कि यस, ये बंदा हमारा है, इसने हमारे मुल्क का वीजा लिया है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर जो दूसरा मुल्क होगा वो फिर आपको उस मुल्क में भेजेगा जिसका आपने वीजा लिया हुआ है, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में असाइलम अप्लाई नहीं करते, नहीं कर सकते। वो आपकी अप्लाई की असाइलम की अप्लाई एप्लीकेशन को रद्द कर देंगे और ये फैसला करेंगे कि आपको दूसरे मुल्क भेजना है। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता। मैं एक सवाल आपके पेश नज़र, इसमें आपको ज़रा आसानी हो जाएगी समझने में। मेरे पास ये सवाल आया कि ये तो आप लीगल वे बता रहे थे ना, एक इलीगल वे पे आया है बंदा, उसने यूनान में भी आके पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दी, फिर वो इलीगल तरीके से इटली चला गया, इटली जी भी गया तो उसके दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर आप पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दें, उसने वहां भी कर दी। जी अब वो तीसरे मुल्क चला गया, आपके मुल्क स्वीडन पहुंच गया, जी वहां जाकर भी उसने तीसरी दफा अप्लाई कर दी, और वो इस चीज से बेखबर रहा कि शायद इनके कंप्यूटर मेरा इंदराज नहीं आएगा। अब वो कह रहे हैं कि आप वापस चले जाएं जहां आपने पहली स्टे अप्लाई की थी, वो जी वापस नहीं आना चाहता, उसके लिए क्या आप मशवरा देंगे? जी सर, पहले तो था जो बंदे लीगल वे से आते हैं और जो इलीगल वे से आते हैं, रूल्स सिमिलर उनके लिए हैं कि ये सेम रूल्स हैं कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स, अगर आप ग्रीस में आते हैं और आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप, ग्रीस पहला कंट्री है जिसमें आपने लैंड किया। या अगर आप इटली आते हैं तो इटली आपका पहला कंट्री बन गया, आप इलीगल वे से आ रहे हैं। फिर जो पहला कंट्री होगा जहां आप लैंड कर रहे हैं, फिर वो पहले कंट्री में आपने असाइलम अप्लाई करना है। बेशक आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, बेशक अब लीगल है इलीगल है डजंट मैटर, आपने पहले मुल्क में ही जाना है, क्योंकि वो आपके फिंगरप्रिंट्स को आप में वो ट्रेस कर लेंगे कि आप कैसे और कहां से आए। तो ये सबसे जरूरी चीज ये भी है, बंदा सोच के रखे कि अगर बंदा वीजा लेकर आ रहा है किसी मुल्क का, तो फिर आपने उसी मुल्क में, सर आपने उसी मुल्क में असाइलम अप्लाई करना है। दूसरे में करेंगे तो आपको वापस भेज देंगे। अगर आप इलीगल आ रहे हैं वे से, और जिस मुल्क, पहले मुल्क में आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, फिर आपने उसी मुल्क में करना है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी दूसरे तीसरे मुल्क में आ जाते हैं, आपको वो ना कर देते हैं, फिर रूल ये है कि आपने 18 महीने के बाद, अगर आप स्वीडन आते हैं और असाइलम अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं नहीं आपने तो फ्रांस में जाना है, फिर आप 18 महीने अंडरग्राउंड होकर 18 महीने के बाद फिर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 महीने के बाद डिसीजन आने के, जिस डिसीजन आपको आएगी कि आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रांस जाना है, फिर सर वो आपको 18 महीने वेट करना पड़ेगा। 18 महीने के बाद दोबारा फिर आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, और 18 महीने के बाद फिर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कानून ही ऐसा है डबलिन कन्वेंशन का। तो 18 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सर।
शौक साहब, यहाँ ये जो मसला है कि एक मेरे भाई को ये भी तशवीश है कि वो कह रहे हैं जी, मसला ये है कि हमने इसलिए अप्लाई किया और उन्होंने 6 माह बाद ही हमें रिफ्यूज़ कर दिया, जी तो अब मैं इलीगल हूँ। तो इसमें मैं अब ये तो स्वीडन का बता रहे हैं कि 18 महीने उसको अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, दोबारा वो कर सकता है। यहाँ पर सूरत ये है कि अगर आप इलीगल पकड़े जाते हैं तो आपको 18 महीने कैद कर देते हैं। जी तो ये एक बड़ा सख्त सा यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है। और ये अगर बहुत उसका 6 माह बाद वो कहता है मेरा रिफ्यूज हो गया है, अब 6 माह बाद रिफ्यूज होने के बाद मैं क्या करूं? मैं दोबारा कोर्ट में चला जाऊं? मेरे लिए ये आप क्या गुजारिश है? जी जी पहली बात जो आप कह रहे थे कि अगर आप आते हैं और आपको वो कहते हैं कि आपने किसी और मुल्क जाना है, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, 18 महीने जो है, ऑफ कोर्स जो 18 महीने होंगे, अगर वो आपको पकड़ लेते हैं इन 18 महीनों में, इन 18 मंथ्स में आपको पकड़ लेते हैं, तो फिर वो ऑफ कोर्स आपको मजबूरन जहाज पे बिठा के उस मुल्क में भेज देंगे। यानी कि अगर फ्रांस है तो वहां भेज देंगे। जिन भाई का ये सवाल था कि मुझे 6 महीने के बाद ना मिल गई, अब ये है कि अगर उनको उनका असाइलम के केस की ना मिली है ना, कि उनका केस चला है, उन्हें एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, फिर केस चला और केस पे फैसला हुआ है, अगर उनको इस चीज पे ना हुई है तो वो अपनी फैसले को अपील कर ले सकते हैं ऊपर कोर्ट्स में। अब ये मुझे नहीं पता कि ये भाई साहब कौन से मुल्क में हैं और वहां पे ये कितनी स्टेप पे आगे पहुंच चुके हैं। अगर पहली ना हुई है तो आपका राइट होता है आप कोर्ट पे अपील कर लें। 2 कोर्ट्स होते हैं मिनिमम जहां पे आप अपील कर सकते हैं। तो आपसे यही कहूंगा कि अपने कोर्ट्स में अपील करें। असाइलम का सर ये होता है कि असाइलम अप्लाई करना ये बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि ये हर मुल्क के कवानीन का हिस्सा है। ये यूरोपियन यूनियन की जो डिक्लेरेशन है उनका ये बहुत ही अहम हिस्सा है कि जो बंदा किसी और मुल्क से आ रहा है, थर्ड कंट्री से, आउट ऑफ यूरोप आ रहा है, और वो कहे कि मुझे पनाह चाहिए, मेरे 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 पास मेरे साथ असाइलम्स की रीजन है, मुझे मेरे मुल्क में खतरा है, तो इनका कानून यानी कि हमारा कानून ये कहता है कि वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है। आपकी जो असाइलम की एप्लीकेशन है उस पर उन्हें सुनवाई करनी है। हाँ, हो सकता है कि वो आपकी सुनवाई जो है जिस मुल्क में आप अप्लाई करें उसमें नहीं, किसी और में हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन में आपकी सुनवाई जरूर होगी। आपके केस की ये बात है वो सुनेंगे। लेकिन ये एक बात है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये एक दूसरी बात है कि आपको असाइलम मिलती है या नहीं। और ये मैं कह दूं कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि आपको असाइलम को मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी वजूहत ये होती हैं कि सबसे पहले जो है हमारे मुल्कों में सिचुएशन इतनी, यानी कि पाकिस्तान की अगर बात कर लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो मुल्क है, हमारे मुल्क हैं, इनमें सिचुएशन इतनी यानी कि संजीदा नहीं कि आपके इदारे आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फिर ऑफ कोर्स ये कि आर्गुमेंट की बात बन जाएगी, आप कहेंगे कि नहीं मुझे फिर भी खतरा है, और वो कहेंगे कि नहीं आपको नहीं खतरा, क्योंकि अगर आपको खतरा पंजाब में है तो आप सिंध में जाके बैठ जाएं, आप दुश्मन आपको नहीं यानी कि पकड़ सकते। ये अब लेकिन अक्सर जो हैं, आई थिंक के 100 में से मैक्सिमम 4, 5, 6% जो केसेस हैं वो होते हैं उनको असाइलम मिलती है। बाकी 90 से 95, 94% तक लोगों को हमारे मुल्कों से असाइलम नहीं मिलती। मिनिमम 90% जो केसेस हैं, मिनिमम अगर कह रहे हैं कि 10 को मिल सकती है तो फिर मैक्सिमम 10 है, इससे ऊपर नहीं है, बाकी को नहीं मिलती। इटली में आपको पता है हजारों लोग, बहुत ज्यादा लोगों ने असाइलम अप्लाई की है, कितनी को मिली है? बहुत कम को मिली है। ये एक हवा चल लेती है कि यहाँ पे असाइलम मिल सकती है, लेकिन उसका ये मतलब है कि यहाँ के आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को असाइलम मिलती है। तो जो लोग सिर्फ इस सोच पे लेके आते हैं, असाइलम की केस करते हैं कि इससे मेरा काम हो जाएगा, तो फिर वो गलत जा रहे हैं। उनके पास प्लान बी होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। अगर आप असाइलम अप्लाई करेंगे तो ठीक है, आपका कुछ और अरसा यूरोप में आपका लीगल स्टे हो जाएगा, क्योंकि जो ही आपका असाइलम का केस एक्सेप्ट होता है तो आप लीगल रह रहे हैं। वो आपका केस 6 महीने चलता है, साल चलता है या 1.5 साल चलता है, उसके बाद वो केस खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा जी, आपके पास पता होना, आपको पता होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, और आप उस पर काम कर रहे हो। कुछ मुल्कों में ऐसा होता है कि आप असाइलम के बाद अगर आपको काम मिल जाए, या ड्यूरिंग असाइलम का जब केस चल रहा है, वो केस चलने के दौरान अगर आप काम कर रहे हैं, तो जब असाइलम का केस खत्म होता है तो फिर सर उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे स्वीडन में ये कानून है कि आप यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। उसके भी ऑफकोर्स काफी रूल्स हैं, इसमें डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन ये एक ऑप्शन है। इसी तरह दूसरे मुल्कों में, अगर जर्मनी में जाएं या आप इटली में जाएं, वहां पे भी सिमिलर रूल्स हैं। तो आप वहां पे किसी से कंसल्ट करें, किसी से पूछें वहां पे, क्योंकि मैं अब हर मुल्क के कानून के तो डिटेल में नहीं बता सकता, इसलिए बेस्ट ये है कि बता जिस मुल्क में बैठा है वहां पे आप वहां के वकील से कंसल्ट करें, उसके साथ घंटा बैठें, उसको फीस पे करें, तो वो आपको गाइड करे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करे कि ऐसा अगर असाइलम आपको नहीं मिलता तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं और हो सकते हैं। जी सर। काफी नाजरीन, लोग। जी आप सर। जज्बा का जो एक फ्री एंड फेयर आपकी दुरुस्त इंफॉर्मेशन देने का डेस्क अपने पूरी तमकनत वजाहत के साथ रवां दवां है। यूरोप भर में इसमें हमारे भाई शरीक हो सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, हमें अपने सवालात भेज सकते हैं, हमें अपनी अच्छी तजावीज़ दे सकते हैं। जहां हम गलती करें आप हमें ये भी मना कर सकते हैं कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो हम ज़रूर आपकी वो उस तजवीज़ को सर आंखों पे रख के उसमें दुरुस्तगी करेंगे। जी सर, ये एक जी। सवाल किया है, इनका नाम है अलाउद्दीन। ये लिखते हैं, हम क्या करें, हमारा जर्मनी फिंगर्स हैं और मैं 3 साल से इटली में हूँ, क्या करें। आगे लिखा हुआ है कमेंट, क्या लिखा हुआ है, कमेंटेशन नहीं आता नहीं इस। आता। अच्छा, इसके मुझे पूरे सवाल की समझ नहीं है, लेकिन ये समझ आई है कि ये जर्मनी में इनके फिंगरप्रिंट्स हैं और ये 3 साल से इटली में है मेरे ख्याल में। तो इनको क्या हाँ, करना चाहिए। जी, ये अगर आपने असाइलम अप्लाई किया हुआ है ना, अगर आपने असाइलम अप्लाई किया हुआ है जर्मनी में, या अगर आपके जर्मनी में फिंगरप्रिंट निकल आए, अब आप उसके बाद इटली में आ गए हैं, देखिए इटली ने पिछले साल कुछ नए कानून निकाले जिसका ये मतलब है कि अगर आप इटली में कई काफी अरसे से रह रहे हैं और आपको काम काम आप कर रहे हैं, आपका टैक्स जा रहा है, तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है। इटली ने ये कानून निकाला पिछले साल कि अगर आप काफी अरसे से इटली में रह रहे हैं और आप वहां पे काम कर रहे हैं, आप जिसके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, आपका टैक्स जा रहा है, तो आपको वर्क परमिट इटली में इशू हो सकता है। तो अगर आप काम कर रहे हैं, आपका टैक्स जा रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वहां पे क्या कहते हैं, वर्क परमिट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपने इटली में असाइलम अप्लाई किया हुआ है, तो फिर रिस्क ये है कि वो आपको जर्मनी में भेज दें, क्योंकि आपके जर्मनी में क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं। लेकिन अगर आपका इटली में क्या कहते हैं, असाइलम आपने नहीं अप्लाई किया हुआ, आप वहां पे काम कर रहे हैं और आपकी कुल एंट्री हो चुकी है, तो फिर आप वर्क परमिट का कर सकते हैं। तो वहां पे किसी वकील को जाके मिलें, वो आपके 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 पूरी डिटेल में देखे, आप कब आए, कैसे आए, आपकी एक्टिविटीज क्या है, क्या कर रहे हैं, ताकि आप उसी हिसाब से आपको गाइड करे। लेकिन हाँ, आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं मेरे ख्याल में, अगर आप वहां से रह रहे हैं काफी अरसे से। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कब आए और वो उस कानून के मुताबिक आप कर सकेंगे। जी सर। नाजरीन, शौकत साहब बड़ी डिटेल से आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमेशा की तरह मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपना सवाल भेजें तो वो पूरा डिटेल से भेजा करें, ताकि उसको पढ़ा ठीक तरीके से जा सके, ताकि अगर सवाल ठीक तरीके से पढ़ा जा सकेगा तो फिर उसका जवाब भी दुरुस्तगी के साथ देने में आसानी होगी। जी तो सर। भाई इस मिर्जा साहब हैं, ये सवाल लिखते हैं कि यूरोप कंट्री में से किसी और यूरोप कंट्री जाना हो तो फ्री इलाज के लिए कौन सा कार्ड बन बनवाना पड़ता है। जी। सर, अगर आप, डिपेंड करता है आपके पास आपका स्टेटस कौन सा है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के सिटीजन हैं, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री के सिटीजन हैं, तो फिर ये बहुत ही इजी है। आप यूरोपियन कंट्री के सिटीजन हैं, आप किसी और मुल्क जाके शिफ्ट हो सकते हैं, वहां पे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं और आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। यूं ही आपकी लीगल एंट्री, यूरोपियन कंट्री की तो लीगल एंट्री होगी अगर आप पासपोर्ट होल्डर हैं, तो यूं ही आप किसी मुल्क में शिफ्ट होंगे तो आप उस मुल्क के सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और फिर आपके लिए वही कवानीन है हेल्थ केयर के लिए और दूसरे स्कूल वगैरह सब कुछ जो आम उस मुल्क के शहरी हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपको किसी स्पेशल कार्ड की जरूरत नहीं होती।
हाँ, अगर आपके पास किसी आप सिटीजन नहीं है किसी यूरोपियन कंट्री के, अगर आप फॉर एग्जांपल इटली में रह रहे हो लेकिन आपके पास वहाँ की नेशनलिटी नहीं है, पाकिस्तानी नेशनल है, और आपके पास रेजिडेंसी है, और फिर आप शिफ्ट करना चाह किसी और मुल्क में जाना चाहेंगे, क्या कहते हैं, इलाज के लिए, तो उस मुल्क का उस मुल्क का जो है सिस्टम, हेल्थ केयर आपके लिए फ्री नहीं है। अगर आपकी जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहां की कोई इंश्योरेंस उसको कवर ना करे, तो अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस है जो कवर कर सकती है तो फिर इट्स ओके, अदरवाइज नहीं। ये अगर आपके पास नेशनैलिटी है फिर आपके लिए बहुत आसान है। जी सर। नादरीन, अभी थोड़ी देर बाद ही हमारे जर्मन से हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम और जज्बा के रूह रवां वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, चौधरी एजाज प्यारा साहब, और उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो जर्मन में भी ये स्टे का बड़ा एक इशू है उसमें भी वहाँ की कम्युनिटी को क्या मसाइल दरपेश हैं और उसके हल के लिए, क्योंकि वो भी बड़ी एक गहरी नज़र रखते हैं पूरे यूरोप भर के पाकिस्तानियों के बिलखसूस और पूरी दुनिया में बसने वाले तारकीन वतन पाकिस्तानियों की हर किस्म की बात में, हर किस्म के मसाइल में और उसके हल में वो भरपूर तावन करने की अतल वसा कोशिश करते रहते हैं। तो थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ये शख्स शाह साहब ने एक सवाल किया है। जी सर। जी, सैयद शाह साहिब ने एक सवाल किया है कि काइंडली कनाडा में असाइलम कैसे अप्लाई की जा सकती है, इटली में रहकर इस बारे कुछ इंफॉर्मेशन इनको अता इन्फॉर्म। है। जी, जी सर। देखिए अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, यानी कि आपकी कनाडा में एंट्री हो गई है, ये एक बात है। लेकिन अगर आपकी कनाडा में एंट्री नहीं हुई तो फिर अगर आप इटली में रह रहे हैं और आप कनाडा में असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको कनाडा की जो एम्बेसी है उसको उसको आपको रब्ता करना पड़ेगा। तब आपका वो असाइलम का केस देख के आपको देख सकते हैं कि आपको वो केस हैंडल कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कनाडा में एंट्री आपकी हो चुकी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, जो कनाडा की इमिग्रेशन बोर्ड है, आप उनसे उनके ऑफिस में जाएंगे और कहेंगे हेयर आई एम, मैं आई वांट टू अप्लाई फॉर असाइलम। तो वो आपका जो केस है आपका एक्सेप्ट, यानी कि आपको सुनाई करेंगे, आपके केस के बारे में सुनेंगे, आपके बारे देखेंगे, उसके बाद जो होगा वो होगा। तो अगर आप कनाडा में पहुंच चुके हैं तो फिर आप इमिग्रेशन बोर्ड जाइए, अगर कनाडा में नहीं इटली में है तो वहां पे जो कनाडा की एम्बेसी है उसको रब्ता कीजिए। लेकिन हाँ, अगर कनाडा में आप नहीं है, वो एम्बेसी को रब्ता करेंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो कहेंगे कि आप पहले एक यूरोपियन कंट्री में बैठे हुए हैं, वहां पे अगर आपने असलम पहले कर ली है आपने असलम, या आप अब आप या आपका प्रोसेस चल रहा है, तो फिर आप वहीं वेट करेंगे आपने क्या कहते हैं डिसीजन का। तो ये होगा। एक और चीज के बारे में बात बता दूं जो लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं इंटरव्यूज में, आपके पहले सवाल जो 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 असलम के केसेस में होते हैं, उनमें से पहले सवालों में ये भी होता है कि आप यूरोप कैसे आए, आप यूरोप कैसे आए, किस रास्ते से आए। अगर तो आप लीगल तरीके से आए फिर आप बताएंगे कि मैं जहाज की टिकट लेकर पाकिस्तान लाहौर से फ्रांस आ गया, इस डेट को आया, ये मेरे पासपोर्ट की कॉपी है, इसमें स्टैंप लगी हुई है। जो इलीगल तरीके से आते हैं उनको फिर बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल होता है, और इस सवाल का जवाब जो भी दें सोच समझ के दें, और पहले से इंटरव्यू में जाने से पहले लिख लें कि ये सवाल आएगा और ये जरूर आएगा कि आप कैसे पहुंचे, तो फिर इसका जवाब जरूर लिखिए और आपकी स्टोरी से मैच करता हो। अगर आपको जो आपके साथ जो आपकी टेंशन है वो 8 से 10 साल पहले स्टार्ट हुई, यानी कि मैंने कहा ना कि आपकी जो दुश्मनी है उसकी बुनियाद क्या और कैसे हुई, अगर वो 10 साल पहले हुई तो असाइलम आप आज अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 10 साल से आपकी दुश्मनी चल रही है, आपको अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अक्सर लोग उनकी स्टोरी बहुत पुरानी होती है, वो कहते हैं कि इतने साल हो गए आपको उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब आगे भी शायद कुछ ना हो। आपकी स्टोरी स्टार्ट होने के कई साल बाद आप पाकिस्तान रहे, आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई 2012 को, 2012 को आपको आपका पहला झगड़ा हुआ, पहला आपने मारा, उन्होंने आपको मारा। 2012 से 2018 तक तो पाकिस्तान रहे, मतलब बन के 6 साल, 6 साल आप उसी मुल्क में रहे, आपको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपकी दुश्मनी इतनी इस बुनियाद की नहीं कि आपको असाइलम मिले। दो चीजें ना, एक है कि आपकी स्टोरी का सच्चा होना, जो बात आप कह रहे हैं वो सच है, पहले उन्हें इस चीज को देखना है कि ठीक है ये बंदा कह रहा है कि मुझ पे ये हुआ, इसकी ये वजूहात हैं, मुझे मारा गया, मुझे जान का खतरा है, तो हो सकता है वो कहें कि ठीक है यार ये बंदा जो कह रहा है सच है।
अगर ये पूरा सच नहीं कहते तो 40% सच है, थोड़ा मसाला इसने लगा लिया, लेकिन हाँ जैसे इसकी स्टोरी है, जैसे इसके पास डॉक्यूमेंट्स है, इससे ये नजर आता है कि इससे कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन दूसरी चीज आती है कि जो ये कह रहा है और जो जो इससे हुआ है, अगर ये सच है, क्या ये पनाह के लिए, इस मुल्क में पनाह के लिए इनफ है या नहीं, वो बात इस चीज पे आ जाएगी। फिर वो कह सकते हैं कि आपकी स्टोरी पे हम यकीन कर रहे हैं, लेकिन ये असाइलम के लिए यानी कि इनाफ नहीं, क्योंकि आपके मुल्क के इदारे वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि एक शहर में, एक सूबे में खतरा है, तो आपका मुल्क बहुत बड़ा है। जैसे आप अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए पनाह के लिए, आपके लिए आसानी है कि बजाय इसके कि आप अपना मुल्क छोड़ें, आप अपना सूबा और शहर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होने अपने मुल्क में, आपके लिए आपको लैंग्वेज आती है, आपको काम आसानी से मिल जाएगा, आप वहां रह लें, वहां पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। क्योंकि अक्सर जो है वो आपकी स्टोरी, आपकी दुश्मनी, दुश्मनी की बुनियाद और आपके दुश्मन और आपके दुश्मन की पावर, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो ये नहीं समझते कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो आपको आपके मुल्क में हर जगह में पकड़ ले। फिर वो ये भी कह सकते हैं कि आपको दुश्मन इतना स्ट्रांग नहीं कि आपके मुल्क की जो है वो इदारे जो है, पुलिस हो गया, क्या कहते हैं, अदालतें होंगी, कि वो आपके दुश्मन से, आपके दुश्मन उनसे स्ट्रांग है। अक्सर ये होता है। जो स्टोरी होती है जिनमें आप, जो फिगर्स होते हैं, जो असलम अप्लाई कर रहा है, जो फेमस होता है, तो उन सिचुएशन में थोड़ा इजी होता है। बाकी आम बंदे होते हैं, आम स्टोरीज होती हैं, वो हर घर घर की, और ये भी एक होता है ना, अक्सर लोगों में, जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टोरीज को ट्रेंड बन जाते हैं। अब पिछले 4-5 साल से एक ट्रेंड चल रहा है, इससे पिछले 4 साल 5 से एक और स्टोरी का ट्रेंड था, उससे 4-5 पीछे जाए तो एक और स्टोरी का ट्रेंड होता है। अब जो हर बंदा है ना, उनकी स्टोरी सेम है। अगर आप पंजाब को ले लेना, इंडिया के पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, इनकी स्टोरी सिमिलर होगी। हर दूसरी बस कहानी है 2-3, बस चौथी कहानी है ही नहीं। तो वो जो केस ऑफिसर होते हैं, जो स्टोरी आप सुना रहे हैं ना, उसने सर वो स्टोरी जो है ना, वो हर दूसरे दिन सुनी होती है आपके बंदों में, यानी कि आपके मुल्क के बंदों से। तो वो उन्हें सुन सुन के उनको पता होता है कि अगली बार इसने क्या कहनी है। अक्सर ये भी होता है, हर मुल्क में नहीं, लेकिन अक्सर जो है, जो जब इमिग्रेशन बोर्ड होते हैं, उनके जो केस ऑफिसर होते हैं ना, वो 1-2 केस ऑफिसर होते हैं, उनके पास 4-5 मुल्की होते हैं, उन्हें उन मुल्कों के बंदों के पास साथ काम करना होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो यहाँ पे केस ऑफिसर होंगे, उनके पास 4 मुल्क है, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, इंडिया ले लो, अफगानिस्तान ले लो, या साथ के 1-2 और मुल्क ले लो। वो फिर उन मुल्कों के स्पेशलाइज होते हैं, उनको आपके मुल्कों के बारे में आप ज्यादा पता होता है। जिस 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 गवर्नमेंट के इदारे से आपको खतरा होता है, जिस जमात से आपको खतरा होता है, मजहबी जमात कर लें, पोलिटिकल जमात कर लें, वो उनको स्पेशलाइज किया होता है। उन्होंने शायद 4-4 5-5 किताबें पढ़ी हैं उनके बारे में। और ये भी होता है कि वो बंदू को उस मुल्क भेजें, केस ऑफिसर्स को, कि जाओ पाकिस्तान का दौरा करके आओ, हफ्ता पढ़ के आओ, वहां के इदारों को मिल कर आओ, या बांग्लादेश जाओ, या किसी और मुल्क में जाओ जिसके लोगों में आपने काम करना है। उनके जो जो केस ऑफिसर होते हैं, उनके जो बॉस होते हैं, तो उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, और उनका दूसरे मुल्कों में आना जाना बहुत, यानी कि ना, रेगुलर वो आते जाते रहते हैं, उनको नॉलेज होता है कि वहाँ के मुल्कों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हमारे बंदे जो जाते हैं, उनकी तैयारी इस लेवल तक नहीं होती जितना नॉलेज जो आपके केस ऑफिसर होते हैं उनका होता है। उनको, जैसे मैंने कहा कि अक्सर आपसे ज्यादा आपके मुल्क के बारे में पता होता है, आपकी स्टोरी के बारे में पता होता है, आपके दुश्मन के बारे में पता होता है, आपके मुल्क के सिस्टम के बारे में पता होता है। मैं कई गाइड, की जी सर। मैं जर्मन से स्पेशली तौर पर हमारे प्रेसिडेंट चौधरी इजाज हसन प्यारा साहब ने मैंने ज्वाइन किया जज्बा की लाइव ट्रांसमिशन में। चौधरी इजाज प्यारा साहब आपको वेलकम कहते हैं। जिस तरह नाजरीन हमारे यहाँ शफकत खटाना साहब को यूरोप के एमिग्रेशन कवानीन के माहिर के तौर पर जाना पहचाना जाता है, तो इसी तरह यूरोप भर में और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों में चौधरी एजाज प्यारा साहब को तारकीन वतन पाकिस्तानियों के मसाइल के हल का माहिर माना जाता है। तो ये एक बड़ी इनकी ये काविश है, मेहनत है, और ये बड़ा जज्बा है कि ये एक बेलौस होकर और बड़ा सीरियसली छोटे छोटे इशू को लेकर ये अकाम बाला तक पहुँचाते हैं। तो प्यारा साहब आपको दोबारा वेलकम कहते हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपने कीमती टाइम दिया। तो
बहुत शुक्रिया मुदस्सर खातिम साहब आपको और शफकत खुटाना साहब को बहुत तो मैं शुक्रिया। चाहूँगा कि आपने जैसे जज्बा को टाइम दिया, तो आज का जो टॉपिक था, शफकत खाना साहब ने बड़ी डिटेल के साथ पॉलिटिकल असाइलम को डिस्कस किया। तो इस बात पे उन्होंने बड़ा जोर दिया, एक कवानीन के माहिर होने के हवाला से भी उन्होंने एजुकेट किया कि जो हमारा ये यूरोप में पहला स्टेप है स्टे, हम यहाँ तक आते हैं तो हम अपने मुस्तकबिल के लिए ये पहला स्टेप लेते हैं। तो अगर आपका पहला स्टेप ही झूठ पर मबनी हो, कोई उसमें कोई रियल स्टोरी ना हो, कोई कुछ ना हो, तो आप कहें जी मैं स्टे मेरी कैंसिल हो गई या स्टे नहीं ले सका, इस पे इन्होंने एजुकेट किया, मुझे दिली तौर पे खुशी हुई। वो पाकिस्तानी जो यहाँ की ज़बानें भी नहीं जानते, मुख्तलिफ ममालिक की, यूरोप भर की, उनको इन्होंने इतने आसान लफ्ज़ों में बताया, एजुकेट किया। ये बेसिकली कम्युनिटी रहनुमाओं की ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों को एजुकेट करें। कठाना साहब ने ये आज मेरे दिल की बात की, यूरोप भर के पाकिस्तानियों को ये बताया कि स्टे का तरीका कार क्या है। तो प्यारा साहब, मैं गुजारिश करूँ, आपका मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक में जाना आना लगा रहता है, मसाइल डिस्कस होते रहते हैं, तो आपको स्टे ये जोन सी है या ये जो पॉलिटिकल असाइलम है, आपकी नज़र में किस तरह के मसाइल हैं और उनका हल क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया मुदस्सर खातिम साहब। पहले तो जज्बा के नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि मुदस्सर खातिम साहब, मैं जर्मनी में था, लाइप्सिक में, वहाँ मैंने मनी ट्रांसफ़र का एक ऑफिस बनाया हुआ है। तो मेरे पास पॉलिटिकल स्टे वाले असाइलम सीकर काफ़ी लड़के आते थे। मैं उनके केस, उनकी बातें, उनके मसाइल सुनता था। तो मैंने जो देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सबको किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, मिस गाइड करने वाले। बल्कि मैंने देखा कि कई लोगों ने उनसे काम लेना होता था तो उनको गाइड ही प्रॉपर नहीं करते कि आपका केस कंफर्म हो जाएगा, आप शादी करने, आप ये करने, आप वो करने। लेकिन जो मैं कवानीन के माहिरीन को जो मैं मिला हूँ, वही बातें मुझे जो सबको बताना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि सच बोलना चाहिए, सच। दूसरी बात यह है कि वो सबको बताने वक्त में जब वो पुलिस के साथ पुलिस मेरा दोस्त बता रहा है, तो उसके वो अभी अल्फाज उसके मुंह में होते हैं। पुलिस का जो इंटरव्यू दे रहा है, पुलिस का रिस्पॉन्सिबल, वो पहले ही वो लिख माजरत देते के हैं। साहब, आपकी बात काटूंगा, आपके यहाँ थोड़ा शोर आ रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थोड़ी। आवाज़ मेरी ठीक नहीं आ रही? प्लीज़ ज़रा चेक करें, ये जी शोर सा आ रहा है। अभी ठीक नहीं हुई? जी, अब कुछ बेहतर है। अब अब ठीक हो गई है? जी सर, जी तो थोड़ी मैं ये बेहतर क्या, जी, थोड़ी बेहतर है, बिल्कुल ठीक तो नहीं हुई लेकिन कुछ बेहतर है। अब ठीक हेलो। है, आप बात करें। अब जी, बात करें, अब सुन सकते हैं। तो मैं शफकत खटाना साहब की बात को सेकंड करूंगा कि बाज़ दफ़ा इस तरह वो होता है कि वो एक मेरा दोस्त बता रहा था कि जब जाइलम सीकर सियासी पनाह गुज़ीर जब किसी पुलिस के सामने फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा होता है, तो पुलिस उसके मुंह में अल्फाज होते हैं, पुलिस वाला पहले ही लिख लेता है। तो दोस्त ने पुलिस वाले से पूछा कि क्या वजह आपने, उसने कहा मुझे पता है किसने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दी, क्या स्टेट। उनका इतना तजर्बा हो गया है कि जब वो अपना बयान शुरू करता है तो पुलिस वालों को पहले ही समझ आ जाती है कि उसने क्या स्टेटमेंट दी। तो दूसरी बात यह है कि मसला मसला क्या होता है। मसला, मैं जर्मनी की बात बताऊं, जर्मनी वाले पूरा जो नए सियासी पनाह को आते हैं उनको मौका देते हैं कि ये किसी तरह इनको ब्रेक करें, आते ही जर्मन लैंग्वेज सीखें। अगर कोई जर्मन लैंग्वेज सीख लेता है, पहले तो उसका डाटा करेक्ट होना चाहिए, डाटा करेक्ट, उसको सच बोलना चाहिए। दूसरी, वो लैंग्वेज सीखता है, उसमें फिर उसको वो कहते हैं उसमें को डिप्लोमा वगैरह करता है, तो उसको वो मौका देते हैं कि यहाँ एडजस्ट हो जाने की। लेकिन चूँकि मिस गाइड करने वाले काफ़ी सारे होते हैं, एक स्टेटमेंट बता देते हैं, को दे देते हैं, बाद में भी उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी की जिनकी ड्यूटी है, जो कहते हैं कि हम सियासी समाजी काम कर रहे हैं, हमारे मजहबी इदारे हैं, उनके सर पर शफकत का हाथ नहीं रखते, उनको प्रॉपर गाइड नहीं करते, बल्कि जिस तरह वो बट्टा मजदूरों से नहीं काम लिया जाता, उस तरह उनसे काम ले रहे होते हैं, यहाँ भी काम ले रहे होते हैं। तो मेरी उनसे लोगों की गुजारिश है कि आप पैसा भी कमा लेंगे,
पाकिस्तान में कोठियां भी बना लेंगे, आप चौधरी साहब भी बन गए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत। और दूसरी बात यह है कि मैं बात अपनी शार्ट करूँगा कि दोस्तों के क्वेश्चन है जो शफकत खुटाना साहब से कर रहे हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जिनके सवालात हैं 5-10 मिनट में उनके सवालात के भी जवाब दे दें। वो सुभान शबीर साहब बार बार कह रहे हैं कि मेरे सवाल का प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। जी सर, जो जिन्होंने सवाल किया अब उनके जवाब देते हैं। ये एक भाई है जिनका नाम है सैफर, ये कह रहा है स्वीडन में फैमिली अप्लाई करने का क्या तरीका है, क्या पाकिस्तान से अप्लाई करना होता है कि पाकिस्तान से? अच्छा, इनका सवाल है कि स्वीडन में फैमिली का वीज़ा अप्लाई करने के क्या 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 तरीका है। सर अगर आप डिपेंड करेगा ना, आप अगर सवाल डिटेल में लिखते ना कि आपकी सिचुएशन क्या है, कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, या आप और आपकी फैमिली दोनों पाकिस्तान में है, आपका यहाँ पे क्या वीज़ा है, क्या स्टेटस है, इसी हिसाब से मेरे लिए सवाल को जवाब देना बहुत ही ईजी होता, डिटेल में समझ आ सकता। अगर आप सबसे ईजी तरीका ये होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी है, अगर आपके पास स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंसी है, तो सर आप इमिग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपनी फैमिली की एप्लीकेशन है अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ की कापीज ऑनलाइन आप अपलोड करेंगे। ये होगा पहला तरीका। दूसरा होगा कि अगर आपके पास परमानेंट नहीं है तो आप इमिग्रेशन बोर्ड की, जिसको कहते हैं मिग्रा खूंस बरकत, उनकी वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकाल के फिलअप करके पाकिस्तान एम्बेसी में आप जमा करा देंगे। आपकी एप्लीकेशन फिर उस तरीके से जमा होगी। अगर आप यहाँ पे सिटीजन हैं तो आपकी फैमिली ने आना है तो उसका भी यही तरीका है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। अगर आपका सवाल डिटेल में आता ना कि आपके पास स्टेटस क्या है, तो मैं आपको शायद और इंफॉर्मेशन दे सकता। और बाकी जो सवाल कर रहे हैं, आप जितनी डिटेल लिखेंगे ना उससे मुझे उतनी आसानी होगी आपको जवाब देने का। होपफुली आपको आपके सवाल का जवाब मिला। आगे सवाल है, इनका नाम है सुभान शबीर। भाई मैंने अजील करवानी है इटली में पर यहाँ मैं हेल्प सेंटर पे गया हूँ और ऑफिस भी, पर उन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी और बोला कि आप हफ्ते के बाद आना और मुझे पास जगह नहीं रहने के लिए, प्लीज इस बारे में इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये भाई इटली में है, इन्होंने सारा अप्लाई करना है, ये उनके पास ये उनको रहने की जगह नहीं दी, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद जाएं। देखिए अगर आपने असाइलम अभी तक अप्लाई नहीं किया किसी भी यूरोपियन कंट्री में और आप इटली में हैं, इटली आपका पहला कंट्री है, तो इटली का आपका केस एक्सेप्ट करना ये उनकी जिम्मेदारी है। आपका राइट बनता है कि आप वहां पे अप्लाई करें। अगर आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी कि एप्लीकेशन ही नहीं दे रहे, तो आप उनको मेल करें और मेल करें, कहें कि इमीडिएटली मुझे हेल्प दें क्योंकि मैं यहाँ पे सड़क पे हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है और मुझे एज सुन एज पॉसिबल हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरा राइट है, आपका राइट है कि आपका केस कम से कम रजिस्टर करें और आपके केस की सुनवाई हो, उसके पास उसका फैसला हो। और उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर आपके पास रहने की जगह नहीं तो आपको रहने की जगह भी प्रोवाइड करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं कह तो नहीं सकता कि किस वजह से वो आपको रहने की जगह नहीं दे रहे या किस वजह से आपका केस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप हफ्ते बाद ही आप दोबारा फिर मंडे को जाएं और कहें कि मैंने अप्लाई करना है, मैंने यहाँ से निकलना नहीं। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते तो आप किसी वकील से रब्ता करें ताकि वकील जो है आपको पुश करे। वकील का ये होता है सर कि आप यूरोपियन कंट्री में जो वकील के खर्चे होते हैं असाइलम केस में, जब वकील अपॉइंट हो जाता है उनकी तरफ से, तो वो खर्चे गवर्नमेंट करती है, आपको नहीं करना पड़ता। शुरू में जब तक वकील को केस नहीं मिलता तो फिर आपको खुद करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वकील को कहें कि मैं आपको ही वकील मांगूंगा, आप मेरी शुरू में एप्लीकेशन करने में थोड़ी सी मदद कर दें, आधा घंटा 10-15-20 मिनट आधा घंटा तक, तो अक्सर लोग कर देते हैं। यानी आपको वकील के पास जाएं, कहें कि मैं आपको अपना वकील चूज करूंगा, मेरा केस एक्सेप्ट करने, मेरी केस को रजिस्टर करने मेरी हेल्प करें, तो वकील आपकी मदद जरूर करेंगे। तो आपको ये करना चाहिए। होपफुली आपका काम जल्दी जो है वो क्लियर हो जाए। आगे ये भाई, मैं शफकत खुटाना साहब, ये बार बार 2-3 क्वेश्चन है इरशाद शाह साहब के, ये बार बार कर रहे हैं, इनको जरा चेक कर ले। जी सर, ये इधर था इनका, इरशाद किधर गई, इधर था। मैं देखें, ये देखें, पहले ये देखें भाई मुझे भी कुछ इंफॉर्मेशन दे प्लीज। नहीं, ये देखें, ये
मैंने इटली में बच्चे अप्लाई किए थे, वो रिजेक्ट हो गया। सर अगर आपकी फैमिली का वीजा रिजेक्ट हो गया उसके है, 3 क्वेश्चन है, 3 जरा डिटेल जरा देख लें। ठीक है, स्वीडन में क्या करना होगा? अब ये सारा ये सवाल अगर एक ही चीज लिखते ना, ये तीसरा मेरे पास 30 30 पार्ट में उसका सवाल है, जरा उसको देख लें। ठीक है। अच्छा, ये आप भी देख रहे हैं कार्ता सिगोना, ये ईयू कार्ड है ना? हाँ जी, ईयू कार्ड, ये ईयू कार्ड। अगर आपका सर, अगर आपके बच्चों का केस इटली में रिजेक्ट हो गया है, तो आपको पता है आप वकील करके वहां पे उसको अपील कर सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं, ताकि आपके केस की सुनवाई कोर्ट में हो, या आप उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यानी कि दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं। केस को रिजेक्ट करने की, ना करने की ऑफकोर्स कोई ना कोई वजह तो है। तो वजह सबसे पहले देखा जाता है, जनरल बात कर रहा हूँ, कि जो आपको केस के रिजेक्ट करने की वजह है उसको देखा जाए, उस गलती को सुधारा जाए, ताकि आप दोबारा फिर अप्लाई कर लें। अगर आपको इटली में आपका काम नहीं होता किसी वजह से, तो आपका सवाल था कि स्वीडन में क्या प्रोसेस होगा। तो सर स्वीडन में अगर आपके पास ईयू कार्ड है, आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं ईयू कार्ड लेकर। यहाँ पे अगर आप काम करेंगे, यहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको यहाँ का कार्ड मिल जाएगा 5 साल का। और आपको, क्योंकि आपके पास काम होना जरूरी है, आपका टैक्स देना जरूरी है, तो आप साथ अपनी फैमिली का अप्लाई कर लेंगे। जो बच्चे, जिनकी बच्चों की एज 21 साल से नीचे है, 21 साल से नीचे है, वो बच्चे आप अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं, उनको मिल सकता है। हमारे जो पहले प्रोग्राम हुए थे, आज से 2 महीने बाद पहले, 1.5-2 महीने पहले आप सर्च करेंगे ना सर, तो आपको ईयू कार्ड वालों के रूल्स के मुताबिक में हमने 2-2 घंटे बात की, 2-2 3 प्रोग्राम किए हैं। तो अगर आप वो प्रोग्राम देखेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन यस, आपके सवाल का ये है कि जो आप, क्या आप अगर स्वीडन में शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, आपके पास जॉब होती है, आपका टैक्स जाता है, तो आपकी फैमिली का वीजा मिल सकता है, और आपके जो बच्चे जिनकी एज 21 साल से नीचे है उनको भी मिल सकता है। और मैं ये कहूंगा कि आप जो है पहले वाले वीडियो 2 महीने पहले जो हमने की हैं, आप उनको सुन लें, पूरे को सुने, घंटे घंटे के हैं, आपके सारे सवालों के जवाब, और उससे और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, अगला क्या सवाल है? अगर कोई फैमिली रियूनियन वीजा में आया है, राइट ऑफ रेजिडेंस, 5 साल की रेजिडेंट परमिट है, बट 2 साल के बाद अगर किसी वजह से स्वीडिश सिटीजन वाइफ से डाइवोर्स हो जाता है, तो ये क्या हो सकता है अगर उनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए हों? ठीक है, मैं सवाल समझ गया। ये अगर कोई बंदा स्वीडन में आता है, कि शादी करके आता है, और आपको आपको 2 साल का फॉर एग्जाम्पल वीजा मिलता है, 2 साल के बाद आपका रिश्ता खत्म हो जाता है, आपकी औलाद भी हो जाती है, रिश्ता खत्म हो जाता है, तो आगे आप क्या कर सकते हैं? सर 2 साल के अंदर अगर आपने इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, आपने यहाँ पे पढ़ाई की, यानी कि लैंग्वेज सीखी, स्वीडिश लैंग्वेज, आपने यहाँ पे काम किया, आपने यहाँ पे कोई क्राइम नहीं किया, आपकी औलाद भी आ गई, क्योंकि आपकी वाइफ स्वीडिश सिटीजन है, तो क्यों आपके बच्चे भी ऑटोमेटिक स्वीडिश सिटीजन है, और आप अगर आपके बच्चों की जो आधी कस्टडी भी आपके पास है, बच्चों को आप मिलते हैं, तो इन चीजों को मिला के ये आपकी बुनियाद बन जाएगी आगे आपको एक्सटेंशन मिलने की। वो ये देखेंगे, क्योंकि आपके बच्चे हैं ना हो गए, तो इसका ये मतलब है कि आप जो वीजा लेकर आए थे, जो वजह थी वीजे की, आपका रिश्ता वो सच्चा पक्का था, आप फेक शादी करके नहीं आए। अक्सर ये होता है ना कि जो वीजे लेके आते हैं, कहीं की फेक शादी होती है, साल 1.5 बाद खत्म हो जाता है, उनको पता चल जाता है आगे, फिर वो एक्सटेंशन नहीं मिलती। लेकिन आप सिचुएशन हो रहा है, आपके बच्चे हैं, तो वो कहेंगे कि वीजा रिश्ता सच्चा पक्का था, बस ब्रेकअप हो गया। अब आपने अगर काम किया है, आपने लैंग्वेज सीखी है, आपके बच्चे हैं, बच्चों को मिलते हैं, तो ये चीजें मिला के आपकी बुनियाद बन जाएंगी आगे एक्सटेंशन मिलने की, और ये लोगों को मिल जाता है, ये मिलता है लोगों को। तो आपको ये करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखे, काम करें, वो बच्चों को मिलते रहें, इस बुनियाद पे आपको आगे 1 साल का 2 साल का वीजा और मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ईयू कार्ड स्वीडन में जॉब मिली है, केस इमिग्रेशन ऑफिस में है, टैक्स पर मंथ का रहा है, पे कर रहे हैं, होपफुली 5 मंथ हो चुके हैं, आंसर नहीं आया। मैंने सुना है कि ऑनर चाहे तो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होंगे, बेशक मेरा टैक्स जा रहा है, ऐसा हो सकता है? सर ऐसा है, आपको 5 महीने हुए लोगों को 1.5 साल लग जाता है। कई बार जो यूयू कार्ड वाले हैं, अक्सर काम जो है 3 से 6 या 3 से 9 महीने में हो जाता है। अक्सर 3 से 9 महीनों में लोगों को जवाब आर या पार, हाँ या ना हो जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है, बहुत कम केसेस हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे जिनमें साल, 1.25 साल और 1.5 साल लग जाता है।
आप उनको मेल करते हैं, जवाब देते हैं, वो कहते हैं वेट करो, वो कुछ नहीं करते। तो ये होता है, आपको सिर्फ सब्र करना पड़ता है। उसका सिर्फ एक ही हल है, सब्र। और दूसरा जो है, हर महीने अपने केस ऑफिसर को अपनी पे स्लिप भेजें, अपने बैंक स्टेटमेंट भेजें, और जो आपकी टैक्स डिक्लेरेशन है, जो आपका टैक्स हर महीने पे हो रहा है, उसका सबूत भेजें। 3 चीजें होगी ना, पे स्लिप होगी, नंबर 2 हो गया आपका सर क्या कहते हैं उसको, बैंक स्टेटमेंट, नंबर 3 आपका हो गया वो जो टैक्स डिक्लेरेशन है, वो आप हर महीने भेजते रहे, ताकि केस ऑफिसर को ये पता चले कि बंदा काम कर रहा है। बाकी आपका सवाल था कि क्या कहते हैं, आपका जो काम वाला है वो चाहे तो रुकवा सकता है। ऑफकोर्स आपका वीजा जो है वो उसकी बेस है, आप काम कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं फलां कंपनी में काम कर रहा हूँ, फलां कंपनी का आपने डॉक्यूमेंट भेजा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, और वो कंपनी वाला कहे कि इस बंदे को हम अगले महीने निकाल रहे हैं या 2 महीने से हमसे काम नहीं कर रहा, तो फिर आपकी जो बेस है, जो रीजन है, वो खत्म हो गई। उसके लिए आपको एज सून एज पॉसिबल नई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, ताकि आप कहें कि मैंने पहले वहां काम करता था, अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, उसके ये डॉक्यूमेंट है, तो फिर आपको उस चीज को ऐसे सुधार लेंगे। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। अब ये कह रही हैं रेहाना कौसर, सर मेरे भाई ने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, 2 साल हो गए, 2 ईयर से इटली में, और वो बीमार है, वो है बीमार है। बीमार, उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा, उसका काम भी बहुत मुश्किल है। जी, इटली में मुझे पता है। ये उसके 2 पार्ट है, दूसरा भी पढ़ लें उसका सवाल का। सर मेरे बच्चों के बर्थ इटली की है, और मेरे पास कार्ता जो ना है, मैं 5 साल नहीं जा सका, बीमार हूँ, मेरे हस्बैंड इटली में हैं, पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान में है, इनके पास कार्ता से जोर है, इनके पास पासपोर्ट है, और इनके हस्बैंड है इटली में। तो पहले ही इनका सवाल ये था कि इनके, अगर मैं सही समझा हूं तो, अगर मैं ऐसा समझाऊं कि आपके हस्बैंड का है इटली में, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है पासपोर्ट, जवाब नहीं आ रहा, 2 साल हो गए। इटली में मुझे पता है बहुत लंबा टाइम है, ये तो आपको भी पता है प्यारा साहब, आप इसमें ऑफकोर्स और बता सकते हैं, लेकिन इटली में जो पासपोर्ट के केस है, वो तो 4-4 5-5 साल कई बार लग जाते हैं। अब मैंने सुना है कि वो जल्दी कई बार आ जाते हैं, यानी कि अब वो प्रोसेस जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर भी इटली में 4-5 साल लगते हैं। हमारे स्वीडन में 2 से 3 साल आराम से लग रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सब्र करें, अगर सब्र नहीं होता, किसी वकील को मिले, उसको पैसे दें, ताकि वो आके माइग्रेशन बोर्ड को टच करे, और जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जो देने हैं वो दे सके। अगर आपका कि आप पाकिस्तान में हैं, और आप 2 साल से पाकिस्तान में, और कई अरसे से पाकिस्तान में, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं इटली के, तो आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा। खटारा साहब, इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी इनको वजाहत कर दूं जी जी। कि ये जो कानून है कार्ता दी सजोरनो वाला, पाकिस्तान में सिर्फ 1 साल स्टे कर सकता है। जी ठीक है। 1 साल से वो ज्यादा स्टे पाकिस्तान में कार्ता दी सजोरनो वाला, ये EU कार्ड वाला पाकिस्तान नहीं कर सकता कानूनी तौर पे। ठीक है, जबरदस्त। इनका मसला ये है कि ये ट्राई करें, बार दफा वो रोकते भी नहीं एयरपोर्ट पे जिसके पास EU कार्ड है, लेकिन कानूनी तौर पे वो नहीं जा सकता, उससे कार्ता दी सजोरनो वापस भी ली जा सकती है। जो कस्तूरे वाले इटली से पूछते हैं कि आपके पास कार्ता दी सजोरनो थी, आपने रूल क्यों तोड़ा, 1 साल से ज्यादा पाकिस्तान में आपने क्यों गुजारा। ये ट्राई करें, अगर ट्राई में ये कामयाब नहीं होते, तो फिर इनको री एंट्री वीजा का लेकर इटली में आना पड़ेगा। इटली में ये अप्लाई करेंगे इटालियन एम्बेसी में कि मैं ये बीमार हो गई थी, कोई रीजन पाकिस्तान में बताएं कि ये मेरा मसला बन गया, इस वजह से मुझे लंबा स्टे करना पड़ा, तो फिर री एंट्री वीजा लेकर ये इटली में दोबारा भी वापस आ सकती है। दूसरा, वो जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया कि किसी वकील की मदद लें, वहाँ 2 साल 3 साल 4 साल इटली में अमूमन लग जाते हैं पासपोर्ट के केस में। तो बाकी बहुत शुक्रिया खटाना साहब, आपने टाइम दिया। आपने, अब मेरी आवाज ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो आपने बड़ी अच्छी बातें की पॉलिटिकल स्टे के हवाले से। मैं उस वक्त भी अर्ज कर रहा था कि जर्मनी में कि सूरत हाल ये थी कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि बहुत लोग जाते हैं, जाकर जब स्टेटमेंट अपनी देते हैं, स्टेटमेंट ये देते हैं कि मेरे साथ पाकिस्तान में ये ज्यादती हुई, तो वो कह रहा था पुलिस वाले ऑटोमेटिकली वो लिख लेते हैं उसके बोलने से पहले,
उनका इतना तजर्बा हो गया कि इस स्टोरी इसकी क्या होगी, उन सबको अंदाजा है कि स्टोरी इनकी क्या होगी, या जब वो बात शुरू करते हैं तो उसी से वो स्टोरी समझ जाते हैं। बात तो ये है, सबसे पहली बात ये है कि गैर कानूनी जराए से अब नहीं आना चाहिए यूरोप में। कोशिश करें कि कानूनी जराए से जो आए यूरोप में। अगर गैर कानूनी जराए से आ जाते हैं तो पॉलिटिकल स्टे अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा यह है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमें हैं, उनको चाहिए कि नए आने वाले जो हैं वो बेरोजगारी के सताए हुए आ रहे हैं पाकिस्तान के, अगर यकीनन अच्छे हालात होते वो किसी सूरत में नहीं आते, तो उनको गाइड करें, उनसे बट्टा मजदूरी की तरह काम ना लें। वो भी इंसान हैं, हमारे भाई हैं, उनकी रहनुमाई करना, उनको लुक आफ्टर करना, उनको प्रॉपर गाइड करना। अगर कुछ नहीं दे सकते तो उनकी सही रहनुमाई तो कर सकते हैं, उनकी हमें सही रहनुमाई जो है वो करनी चाहिए, ताकि वो हम अपने हम वतनों की मदद करें। अगर हमारी वजह से किसी को रोजगार मिल जाता है, किसी का मसला हल हो जाता है, उसके घर के हालात ठीक हो जाते हैं, तो उसका अजर हमें अल्लाह ताला की जात देगी। इन चीज़ों पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी तंजीमों को फोकस करना चाहिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी फोकस करना चाहिए। तो टाइम तो तकरीबन ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी का सवाल रह जाए। ये एक सवाल है अपना रजा साहब का। सर मेरे पास प्रमेसो दी सिजोर्नो इलिमा तो है ईयू वाली, और मेरा स्टेटस असाइलो पॉलिटिकल है, पर सिजोर्नो मेरे पास लॉन्ग पीरियड की है। अब इनका सवाल क्या है? वो कहते हैं कि ईयू कार्ड उनके पास किस तरह हो सकता है जब उनका स्टेटस ही सियासी स्टे वाला है। उनके पास ईयू कार्ड नहीं है, जैसे मुझे समझ आ रही है, क्योंकि जो प्रमेसो सिजोर्नो इलिमातो है भाई है वो ईयू वाली। लिमितातो को कहते हैं कि फॉर एवर कार्ड, फॉर एवर कार्ड। लेकिन फॉरएवर कार्ड का मतलब ऑटोमेटिक ये नहीं होता कि ईयू कार्ड है। ईयू कार्ड ऑटोमेटिकली नहीं होता, तो बल्कि आपके उसमें लिखा होता है ईसी, जी, तो लेकिन कम्युनिटा ये रूपा। पूछना क्या चाहते हैं? इनके पर पास ये चीज है, तो करना क्या है, सवाल क्या है इनका? सर मेरे पास परमेश्वर से तो है, वो मेरे ख्याल में शिफ्ट होना चाहते हैं किसी मुल्क में। जी, ऐसा ऐसा है रजा साहिब, अगर आपके पास ईयू कार्ड है, या आप कंफर्म कर लें कि आपके पास ईयू कार्ड है या नहीं, क्योंकि फिर आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा। वो कहते हैं ईयू कार्ड लिखा है, ईयू लिखा है, ईयू लिखने से मुराद ईसी होता है, कम्युनिटा अरूपा। अच्छा, अगर तो इनका ईयू कार्ड है तो फिर ये किसी भी नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो ईयू कंट्रीज हैं, आप डेनमार्क को, आयरलैंड को छोड़ के बाकी कंट्री में आप जा सकते हैं। अगर आपके पास सर ईयू कार्ड है रजा भाई, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री बजाय सिवाय डेनमार्क को, आयरलैंड की, आप शिफ्ट हो सकते हैं। आप उस कंट्री में अगर आपको वहाँ काम मिलेगा, वहाँ पे आप अगर अपना बिजनेस खोलेंगे, वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, या आपके पास अपने इनफ मनी है जिस पे आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये आपकी रीज़न बन सकती है उस मुल्क में शिफ्ट होने की। आसान होता है कि बंदे को काम मिले। तो अगर आप जर्मनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, स्पेन में, स्वीडन में, तो आपके शायद राब्ते हों, आप लोगों को जानते हो उस मुल्क में, तो वो आपको काम की हेल्प करेंगे, आपको काम मिलने की। अगर आपको काम मिलेगा तो आप उसी मुल्क में आके काम स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही काम स्टार्ट करने के अपना वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। आप वीज़ा अप्लाई कर लेंगे, साथ साथ आपका काम जाएगा, टैक्स जाएगा। तो प्रोसेस का जो भी टाइम है वो हर मुल्क में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन यह है कि अगर आपका टैक्स जाएगा, टैक्स ठीक जाएगा, आपकी कंपनी अच्छी है, आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है, तो आपको उस मुल्क का 5 साल का कार्ड मिल जाएगा। ये आसान है। बाकी आपके लिए भी जवाब यही है कि आप जो पिछले हमारे 2 महीने पहले वीडियोस थे, हमने ईयू कार्ड के बारे में बहुत 1-2 घंटे 2 प्रोग्राम किए हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप उन प्रोग्रामों को भी डिटेल में सुन लें, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम इसके ऊपर दोबारा फिर फ्यूचर में एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दी कि अगर आपको काम मिलता है किसी यूरोपियन कंट्री में, तो आप काम की वजह से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। जी, ये जुनेद सवानी साहब ये कहते हैं कि मैंने आपको, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, अच्छा ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन भाई मेरे पास व्हाट्सएप है ही नहीं।
जो मेरे काम मेरे कर, ख्याल में ये काशिफ को करते रहे होंगे, काशिफ को। ये काशिफ को करते होंगे, तो आप मुझे मेल कर लें, ईमेल, तो मैं आपको ईमेल का जवाब दे दूंगा। लेकिन मेरे पास अपना व्हाट्सएप नहीं है जिस पे आप कांटेक्ट कर लें। वो फिर आपने काशिफ को किया होगा, तो मैं फिर काशिफ को कहता हूं कि वो आपको जवाब दे दे। जी सर। ये कह रहे हैं कि नॉर्वे में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्वे में बहुत टफ है, नॉर्वे का ना सोचें, स्वीडन का सोच लें या जर्मनी का सोच लें, सबसे इजी यही है। नॉर्वे में बहुत मुश्किल है। ये काशिफ खटाना का ही नाम ले रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनको कह दूंगा कि वो आपको जवाब दे दें। तो बहुत शुक्रिया खटाना साहब, टाइम हमारा ओवर हो गया है, तो आपका नाज़रीन शुक्रिया। से हम इजाज़त चाहते हैं कि नाज़रीन अपना ख्याल रखें। वैक्सीन की बारी आ गया तो वैक्सीन लाजमी लगवाएं। मैंने भी चिप जो है वो फिक्स करवा ली हुई है अपने अंदर जी। तो अच्छा किया आपने, अच्छा किया। सारे वैक्सीन लगवाएं जो जो आपकी बारी आती है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मुदस्सिर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मुदस्सिर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो, हम उनकी तरफ से फी मान अल्लाह कहते हैं सबको, वो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाफिज।